आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं आज से एनालिटिकल केमिस्ट्री क्लास सेकंड ईयर क्लास 12 की जो लास्ट चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, देखो लेट सपोज कर ले हमारे पास एग्जांपल है, ये एक सैंपल है मेरे पास, और इस सैंपल जो हमारे पास है ये इसका मैं एनालिसिस करता हूं। इस सैंपल का मैं एनालिसिस करता हूं, तो इस होल प्रोसेस की स्टडी को सैंपल की एनालिसिस में करता हूं, तो इसकी होल स्टडी को कहा जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब देखो पहले ये समझते हैं, जनरली तो ये कहा जाता है ना कि जब हम सैंपल लेते हैं और सैंपल का एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस की इस पूरी स्टडी को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये जनरली ये डेफिनेशन की जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। लेकिन उससे पहले देखो हम समझते हैं सैंपल। सैंपल क्या चीज होता है? सैंपल सैंपल वो मैटर का वो पार्ट होता है, मैटर का ये पार्ट है मैटर का जो कि हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, यानी जिसको हम हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर में होता है जो चीज, उस मैटर के उस पार्ट को हम कहते हैं कि सैंपल है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लेता हूं, लेट सपोज कर ले ये साइल है, साइल, और इस साइल का मैं एनालिसिस करता हूं, तो हमारी ऑब्जर्वेशन में कौन सी चीज है? यह सॉइल है। तो सॉइल अब क्या है? एक सैंपल है। अब जो सैंपल होता है इसके फर्दर दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो सैंपल है इसके फर्दर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एनालिट, दूसरा होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन सा कंपोनेंट होता है? एनालिट या एनालाइट जो होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है उस सैंपल का? तो देखो मेरे पास साइल है, साइल एक सैंपल है। अब साइल के अंदर मैं डिटरमाइन करना चाहता हूं कापर को। इस साइल के अंदर मैं एनालिसिस करता हूं, डिटरमाइन करना चाहता हूं कापर को। तो साइल के अंदर जो पार्ट मैं डिटरमाइन करना चाहता हूं उस पार्ट को कहते हैं एनालाइट। तो इस केस में जो कापर है हमारे पास क्या, ये एनालाइट है। और इस कापर के अलावा अदर जो रिमेनिंग पार्ट है, अदर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कहा जाता है ये मैट्रिक्स है। तो ये तो हो गया सैंपल। अब सैंपल की हम करते हैं एनालिसिस। जनरली एनालिसिस के दो हिस्से होते हैं या दो टाइप्स होते हैं। एनालिसिस के दो किस्में होते हैं। एनालिसिस के दो किस्में होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव, और दूसरा हिस्सा होता है इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस में जस्ट हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। और इस जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें हम करते हैं क्वांटिफिकेशन, यानी इसमें हम मेजरमेंट करते हैं क्वांटिटी की, कितनी अमाउंट में ये क्वांटिटी इस सैंपल के अंदर मौजूद, या एनालिट कितना मिकदार में है, उसका अमाउंट कितना है। तो हम अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं? उसका मास डिटरमाइन करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, उसका कंसंट्रेशन जो है ना वो फाइंड करते हैं। और इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम जस्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि किस किस्म का, कौन से नेचर का एलिमेंट, कौन सी नेचर का एनालिट जो है इस सैंपल के अंदर वो मौजूद है। तो जब हम जस्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब हम क्वांटिफिकेशन करते हैं, उसका मिकदार फाइंड करते हैं, उसका अमाउंट कितना मौजूद है उस एनालिट का उस गिवन सैंपल के अंदर, उसके लिए हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, इसमें हमारे पास जो टेस्ट आते हैं, जितने केमिकल टेस्ट है वो मोस्टली क्वालिटेटिव एनालिसिस, केमिकल टेस्ट, जैसा कि फ्लेम टेस्ट है, उसमें हम जस्ट क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की। तो फ्लेम टेस्ट हो गया। इसी तरह जो साल्ट एनालिसिस हम करते हैं, यहां पे साल्ट
साल्ट के जो एनालिसिस हम करते हैं उसकी एसिडिक रेडिकल फाइंड करते हैं, प्लस उसके जो बेसिक रेडिकल होते हैं उसको जब हम फाइंड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो ये क्या हम करते हैं, एसिडिक रेडिकल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, बेसिक रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जस्ट उसकी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसमें। तो ये सारा जो टेस्ट होता है साल्ट एनालिसिस है, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल की डिटर्मिनेशन। इसी तरह जो फ्लेम टेस्ट है उसके डिटर्मिनेशन में हम करते हैं मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट को। तो ये कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम मास मेयर करते हैं, उसका कंसंट्रेशन मेयर करते हैं। इसमें शामिल है हमारे पास जो मेथड्स है, फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन हम करते हैं, इसी तरह डिस्टिलेशन हम करते हैं। ये क्या है, इस तरह ग्रेविमेट्रिक जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिसके जरिए हम वॉल्यूम के जरिए क्या करते हैं, उसका कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। तो ये मेथड कौन सी में क्वांटिटेटिव, क्योंकि इस मेथड के जरिए हम क्वांटिटी, कंसंट्रेशन, मास उस एनालिट का हम फाइंड करते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या हुई, एनालिटिकल केमिस्ट्री जनरली ये डिफाइन की जाती है कि जब हम सैंपल का एनालिसिस करते हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो चाहे वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो, तो उस पूरी स्टडी को हम कहते हैं कि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री। लेकिन ये डिफिनेशन जो है थोड़ा सा मिसलीडिंग डिफिनेशन है। उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग गौर करें, ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं या जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं, ये तो दूसरी केमिस्ट्री में भी हम करते हैं। मतलब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम लोगों ने। जो 13 चैप्टर था इस कोर्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की एलिमेंट की डिटेक्शन के लिए डिटेक्शन पढ़ा था, हाइड्रोजन का, हेलोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का। तो वहां पर भी तो हमने एनालिसिस किया था। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हम यूज करते हैं, उसमें भी हम मुख्तलिफ किस्म की एलिमेंट की जो है आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बाकी केमिस्ट्री और इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में मेन डिफरेंस क्या हो गया। ये तो हम जस्ट कहते हैं कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है या क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ये तो जस्ट क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस ये तो बाकी केमिस्ट्री में भी होते हैं, जस्ट सिर्फ एनालिटिकल में तो नहीं होते ना। तो फिर मेन डिफरेंस क्या हो गया एनालिटिकल केमिस्ट्री में और बाकी जो केमिस्ट्री उनमें। तो आते हैं मेन चीज क्या है, एक एनालिटिकल केमिस्ट का मेन जॉब क्या होता है और एनालिटिकल केमिस्ट्री का मेन जॉब और एनालिटिकल केमिस्ट का क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है कि वो जो परफॉर्म करते हैं। तो अब आते हैं मेन जॉब की तरफ। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एक एनालिटिकल केमिस्ट का मेन जॉब क्या होता है, नंबर फर्स्ट, ये इंप्रूव करता है द एग्जिस्टिंग एनालिटिकल मेथड। मेन जॉब यहां मैं लिखता हूं, एनालिटिकल केमिस्ट का जो मेन जॉब होता है, जो मेन काम होता है, नंबर फर्स्ट क्या होता है, इंप्रूव द existing analytical methods, मेन काम एनालिटिकल केमिस्ट का ये होता है कि जो ऑलरेडी मौजूद एनालिटिकल मेथड है उसको मजीद इंप्रूव करे। फॉर एग्जांपल लेट सपोज कर ले, फॉर एग्जांपल एक एनालिटिकल मेथड है और उस मेथड के जरिए हम 100 ppm तक मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी अगर 100 ppm तक हमारे पास कोई सब्सटेंस, उसका सैंपल मौजूद है, तो इस तक हम क्या कर सकते हैं, उस मेथड के जरिए हम उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम हो, 100 से बिलो हो, तो उसको हम डिटरमाइन इस मेथड से नहीं कर सकते। अब एनालिटिकल केमिस्ट का जॉब ये होता है कि वो जो इस मेथड में जो लिमिटेशन है इसको फर्दर इंप्रूव करे, इस मेथड में अब इस तरह मॉडिफिकेशन मोड लाए ताकि ये मेथड क्या करे, ये 100 ppm से बिलो भी जो कंसंट्रेशन होता है उन सैंपल का, उस एनालिट का, वो भी क्या करे, वो भी डिटरमाइन कर सके। तो इसके साथ क्या होगा, मेथड क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। और ये मेन काम होता है एनालिटिकल केमिस्ट का, पहला। दूसरा काम, इंप्रूव द
एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग एनालिटिकल मेथड, दूसरा है एक्सटेंडेड द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनालिटिकल मेथड, जो मौजूद एनालिटिकल मेथड ऑलरेडी है उसको एक्सटेंड करे, एक्सटेंडिंग द existing analytical methods, जो ऑलरेडी मौजूद मेथड्स है ना, उन मेथड्स को क्या करे, उसको पर देर मजीद वो एक्सटेंड करे। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कर ले एक एनालिटिकल मेथड है, एक एनालिटिकल मेथड है, उस मेथड के जरिए एक एनालिटिकल मेथड है और इस मेथड के जरिए हम जिस पोटेशियम को इन अ गिवन सैंपल में या साइल में या गिवन सैंपल में डिटरमाइन कर सकते हैं, ओनली पोटेशियम को। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, पोटेशियम को डिटरमाइन कर सकते हैं इन अ गिवन सैंपल, डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जिस ये यूज होता है पोटेशियम के लिए, अब एनालिटिकल केमिस्ट का जॉब ये होता है कि वो इस मेथड को जो एग्जिस्ट है ऑलरेडी है उसको मजीद एक्सटेंड करे, ताकि इसके जरिए ना सिर्फ पोटेशियम को डिटरमाइन कर सके बल्कि अदर जो एलिमेंट है, अदर जो आयंस है उनको भी डिटरमाइन कर सके, कॉपर को भी, कोबाल्ट को भी, वगैरह जो भी जितने भी है। तो ये दूसरा जॉब है एनालिटिकल केमिस्ट का। तीसरा जॉब ये है एनालिटिकल केमिस्ट का कि वो जो नई नई मेथड डिटरमाइन कर सके, डेवलप न्यू मेथड्स। तीसरा जॉब वो ये है डेवलप्ड न्यू मेथड्स, वो न्यू और नई नई मेथड जो है ना वो उनको डेवलप कर सके। फॉर एग्जांपल पहले जो था निकल +2 Ni+2 को ग्रेविमेट्रिक मेथड के जरिए हम डिटरमाइन कर सकते थे, ग्रेविमेट्रिक मेथड। फिर इसके बाद दूसरा तरीका आया एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के जरिए। पहले किस मेथड के जरिए होता था, ग्रेविमेट्रिक मेथड, एक मेथड था। फिर बाद में नया तरीका इजाद हुआ, नया तरीका डेवलप हुआ और वो क्या था, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन से भी निकल +2 का हम डिटर्मिनेशन कर सकते थे। इसके बाद एक और तरीका आ गया इंडक्टिव कपल प्लाज्मा, इंडक्टिव ICP, इंडक्टिव कपल प्लाज्मा। ये एक नया तरीका है इंडक्टिव कपल प्लाज्मा। अब इस मेथड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, निकल +2 को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये नए नए तरीके हैं। क्या हुआ, पहले एक तरीका एग्जिस्ट करता था जस्ट निकल +2 की जो है ना डिटर्मिनेशन के लिए। उसके बाद दूसरा मेथड जो है ना वो डेवलप हो गया नया एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, उसके जरिए हम फाइंड कर सकते हैं कि निकल +2 के कंसंट्रेशन को। तीसरा मेथड फिर आया इंडक्टिव कपल प्लाज्मा ICP। तो ये तीन मेन जॉब होते हैं, मेन तरीके होते हैं जिसके जरिए एनालिटिकल केमिस्ट जो है वो नए तरीके और जो तरीके ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं उसको क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस हो गया एनालिटिकल केमिस्ट्री और बाकी जो केमिस्ट्री मौजूद है उनके दरमियान। अब आते हैं जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कंबस्शन। आज थोड़ा सा कंबस्शन डिस्कस कर दिए और इसके बाद लेक्चर में कंबस्शन एनालिसिस को डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो ये पहला टॉपिक है कंबस्शन। कंबस्शन क्या है, द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2, तो ये प्रोसेस कहलाता है कंबस्शन। और याद रखिए ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इससे हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप उसको जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस दौरान ये जो प्रोसेस होता है इसको कंबस्शन कहते हैं। इस दौरान बहुत सारा हीट इससे निकल जाता है क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब आते हैं कंबस्शन एनालिसिस की तरफ। कंबस्शन एनालिसिस
कंबस्शन एनालिसिस ये एक ओ एनालिसिस होता है, ये कंबस्शन प्रोसेस के जरिए हम करते हैं। ये ओ एनालिसिस होता है जिसके जरिए हम फाइंड करते हैं इस चीज को, परसेंटेज को और मास को हम फाइंड करते हैं ऑफ दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। यानी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में होता है उसके लिए हम कंबस्शन एनालिसिस करते हैं और उस कंपाउंड में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मास और उसका परसेंटेज मालूम करते हैं। सच टाइप ऑफ एनालिसिस को कहते हैं कंबस्शन एनालिसिस। ये भी याद रखिए, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा दूसरे एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है, सल्फर मौजूद है, तो फिर उन कंपाउंड के लिए ये जो कंबस्शन एनालिसिस है ये नॉट सुटेबल, क्योंकि उसको हम फिर कंबस्शन एनालिसिस के जरिए डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसके लिए फिर दूसरी जो तरीके है वो हम यूज करते हैं। अब कंबस्शन एनालिसिस के अंदर कुछ बेसिक चीजें है वो पढ़ते, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला है और स्ट्रक्चर फार्मूला है। पहला डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा फार्मूला होता है? वो फार्मूला होता है जो कि गिवन मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसमें मौजूद एटम्स की जो एग्जैक्ट नंबर है वो हमें बताता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ग्लूकोज ले लूं, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। अब ये मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, उसके अंदर एलिमेंट है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। उसके अंदर 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन की और 6 एटम जो है ना वो ऑक्सीजन की है। तो ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि ये ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स है उन एग्जैक्ट नंबर हमें बताती है। 6 कार्बन की एटम से, 12 जो है हाइड्रोजन की एटम है और 6 एटम जो है ना वो ऑक्सीजन के। तो सच टाइप ऑफ फार्मूला को कहा जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो कि हमें सिंपल रेशियो बताती है बिटवीन द एटम्स ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट होते हैं उनके दरमियान जो एटम्स है उन एटमों के दरमियान सिंपलेस्ट या होल रेशियो बताता है। फॉर एग्जांपल देखो, ग्लूकोज का मैंने C6H12O6, तो इन तीनों में से 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन है, 6 पे इस पूरी जो है ना उसको डिवाइड करते हैं 6 पे, तो ये भी 6 पे डिवाइड करते हैं, ये भी और ये भी। तो इससे क्या आता है? C1H2 और O1। तो ये रेशियो क्या आ गया? 1:2:1। इसका मतलब है कि ये इस रेशियो से कंबाइन होंगे, ये जो एटम्स है इस एलिमेंट की वो इस रेशियो में कंबाइन होंगे और ये इनके दरमियान एक सिंपलेस्ट रेशियो है या होल रेशियो है। तो जो होल रेशियो बताती है जो फार्मूला, या जो सिंपलेस्ट रेशियो बताती है किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट है उसके एटमों के दरमियान, तो सच टाइप ऑफ फार्मूला को हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। अब देखो, इसका रेशियो का मतलब ये है, अगर देखो इसमें एक एटम ऑक्सीजन का होगा, 2 हाइड्रोजन के होंगे और 1 ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का होगा 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन के होंगे। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं कार्बन को, तो ये 2 हो जाएगा। तो फिर ये क्या होगा? ये 4 होगा और ये भी 2 होगा। इस तरह अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 3 होगा, ये 6 होगा और ये 3 होगा। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 और 4, 5 से मल्टीप्लाई सर 6, तो 6 को मल्टीप्लाई करूं तो 6:12:6। तो इस रेशियो से ये जो एटम्स होंगे इन एलिमेंट्स के वो आपस में इस रेशियो से कंबाइन होंगे। तो ये जो फार्मूला कहलाता है ये एम्पेरिकल फार्मूला होता है जो सिंपलेस्ट रेशियो हमें बताती है। लास्ट जो फार्मूला है वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो कहलाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला कौन सा होता है? स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये वो फार्मूला होता है जो हमें बताते अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम का अरेंजमेंट कैसे हुआ है। देखो अगर हम इनऑर्गेनिक ले, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के केस में जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो इनफ होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के केस में जो इनऑर्गेनिक जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, तो लिहाजा उसमें केस में स्ट्रक्चर फार्मूला की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमें पूरी इंफॉर्मेशन उस मॉलिक्यूल के बारे में नहीं प्रोवाइड नहीं करता। उसकी मिसाल ये है, लेट सपोज कर ले, यहां मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारे मॉलिक्यूलर फार्मूले ऐसे जो एक दूसरे के साथ बहुत से कंपाउंड का मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां मैं लिखता हूं C2H6O। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अब हमें इससे पता नहीं चलता कि ये अल्कोहल है या इतर है। ये दोनों स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं इसके। फॉर एग्जांपल यहां मैं ड्रा करता हूं पहले इतर का CH3OCH3, तो एक फार्मूला तो इससे स्ट्रक्चर ये बन सकता है, डाई मेथाइल इतर हो सकता है। दूसरा ऐसा भी पॉसिबल है ना कि इथाइल इथेनॉल हो, इथाइल अल्कोहल हो। इसमें देखो 2 कार्बन इसमें भी है और 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसमें भी देखिए 3 और 2 5 और 1 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। ये अल्कोहल है और ये जो है ये डाइमिथाइल ईथर है। अब इसमें कौन सा सही है ये हमें जो एम्पिरिकल फार्मूला है उससे पता नहीं चलता। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में स्ट्रक्चर फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें बताती अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब ये बताती है स्ट्रक्चर फार्मूला कि ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कैसे हुआ है। ऑक्सीजन 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है और ऑक्सीजन 1 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। अगर 2 के साथ होगा यहाँ पे अरेंजमेंट तो ये ईथर होगा, अगर 1 कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो फिर अल्कोहल होगा। तो ये हमें कहां से पता चलता है, ये हमें स्ट्रक्चर फार्मूला से पता चलता है। तो जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो एनफ होता है, क्योंकि वो अपने कंपाउंड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जबकि ऑर्गेनिक के केस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। इस वजह से हम स्ट्रक्चर फार्मूला उसका लिखते हैं। तो आज हमने इसका बेसिक डिस्कस किया। इसके बाद लेक्चर में कल इंशाल्लाह हम इसके दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे कंबस्शन एनालिसिस को इन डिटेल।